आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as a chemical equation। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स में और फॉर्मूले में चेंज करने का। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको हमने क्या कर लिया, एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जिंक रिएक्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये वाली तो होगी हमारी एक केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इसको जिंक को हमने, जिंक एक मेटल है जिसका सिंबल्स होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और जिंक सल्फेट एक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला ZnSO4, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। तो यानी कि किसी भी रिएक्शंस को, किसी भी वर्ड इक्वेशन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो एक मेथड होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड मेथड में लिखने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। तो ये वाली तो होगी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी जिसको हमने वर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब इस वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो ये इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। यानी कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये वाली क्या होगी, इट इज़ ए केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको उसके सिंबल्स और फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन होती है, जब हम कोई भी, यानी कि इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो उसके बेस पर कोई, जब हम रिएक्शन कराते हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें कभी कभी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, कभी कभी अनबैलेंस हो जाती है। तो फर्स्ट है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? कौन होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जब भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ एटम्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। यानी कि दोनों तरफ के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं अगर वो इक्वल होते हैं तो वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के अगर वो दोनों तरफ के इक्वल है ना, तो वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, एक और दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ के जो मासेज हैं वो दोनों तरफ के बोथ साइड के इक्वल होंगे तो वो भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाली बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्मेशन करेंगे और उसमें एक तरफ तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स। यानी कि जो हमारे एटम्स है जैसे कि जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें जितने भी हमारे एटम्स हैं उनको हमने एक साइड लिख लिया और इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है वो शो कर दिया, जितने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है वो लिख दिया। तो रिएक्टेंट में हमारे जिंक के है 1, हाइड्रोजन के हैं 2, सल्फर के हैं 1, ऑक्सीजन के हैं 4। तो ये तो हो गए रिएक्टेंट के। इधर हमारे जिंक के हैं 1, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन के हैं 2 और सल्फर के हैं 1, ऑक्सीजन के हैं 4। तो इधर भी हमारे टोटल 8 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं और इधर भी हमारे टोटल जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के वो भी 8 हैं। तो दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी दोनों की तरफ के इक्वल हो गए। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के अनइक्वल होते हैं। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास H2 + O2 = H2O। इधर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर 2 है और इधर 1 है। तो ये वाली क्या बोलते हैं हमने इसके, यानी कि ये वाली एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी,
unbalanced chemical equation has unequal number of atoms of one or more elements in the reactant and products, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उसको हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन यानी कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोल दिया। यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यानी कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो हमसे क्या क्या इंडिकेट कराती है, यानी कि क्या क्या चीज़ बताती है। द इक्वेशन विच गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन सच एज, यानी कि जो केमिकल इक्वेशन है वो हमसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। फर्स्ट है हमारा टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन एन इक्वेशन, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी, रिएक्शन होगी, इक्वेशन होगी, वो हमसे क्या बताती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट बताती है। तो देयर आर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट होती हैं वो हम 4 लेते हैं, जैसे कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैसियस होती है और एक्वस स्टेट होती है। अगर सॉलिड होगी तो उसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड स्टेट को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस स्टेट को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्वस स्टेट को ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस स्टेट कौन सी होती है, जब हम किसी भी उसमें रिएक्टेंट में जब वाटर डिजोल्व कराते हैं तो उसको हम एक्वस स्टेट बोलते हैं, यानी कि वो रिएक्टेंट जिसमें एक चीज़ होती है हमारी, कोई भी सोल्यूट होता है और दूसरा जो सोलवेंट होता है वो वाटर होता है, तो उसको हमने एक्वस बोल दिया। तो यानी कि उसकी 4 स्टेट है, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हमसे किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सेकंड है हमारा टू इंडिकेट द हीट चेंज इन द इक्वेशन, यानी कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जब कंप्लीट होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है वो चेंज होती है ना, कोई अब्जॉर्ब करती है, कोई रिलीज करती है। तो इसी के बेस पर, हीट के बेस पर जो हमारी इक्वेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज इन्वॉल्व, यानी कि हीट के बेस पर रिएक्शंस हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और सेकंड होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक में रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, यानी कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इन्वॉल्व होगी, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इवोल्यूट होगी, उसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दिया। दो रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वे रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जब वो कंप्लीट होती हैं तो हीट क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, उसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला। एग्जाम्पल है इसके द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। यानी कार्बन कैसा होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस, इक्वल टू दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे और हीट रिलीज करेंगे, तो ये वाली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है एंड अब किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, हम उसके जो प्रोडक्ट होता है उसमें हीट लिखते हैं, यानी कि अगर कहीं पर भी प्रोडक्ट की साइड हीट लिखा हुआ है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट, है ना, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट साइड है उसमें क्या लिखा रहेगा, हीट लिखा रहेगा, जिसको हम मान देंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन होती है हमारी, मीथेन होती है। अगर हम मीथेन गैस को बर्न कराते हैं, बर्न हमें ऑलवेज किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो वाला भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा प्लस हीट रिलीज करेगा। तुमने देखा भी होगा जो हमारे घर वाली इंडियन गैस होती है,
है ना, घर वाली जो यानी कि गैस के चूल्हे होते हैं उनकी जो, उनमें भी तो नेचुरल गैसेज होती हैं, जब वो हीट होती हैं, जब वो बर्न होती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करती है। तो ऐसे ही हमारा नेचुरल गैस मीथेन है, मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल द कंबुशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जितनी भी हमारी बर्निंग वाली रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी को कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम, रेस्पिरेशन में हम फूड खाते हैं, इंटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू, और फिर उसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन कराते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट देता है, यानी कि हमसे एनर्जी देता है। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। तो ये वाला एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि जब फूड का डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो वो बहुत सारी हीट रिलीज करता है ना, जिसको हमने क्या बोल दिया, एक ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। सेकंड होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है, यानी कि वे रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, हीट को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल है इसका, होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO। तो अगर हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें हीट देनी पड़ेगी, यानी कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, अगर हम उसको हीट करते हैं तो ये वाला नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने जब एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखी तो इसमें हमने हीट की साइड लिखा, रिएक्टेंट की साइड लिखा। तो अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट लिखा हुआ आता है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। The endothermic reaction is usually indicated by writing plus heat on the reactant side of an equation, यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट लिखा हुआ आता है तो वो एक एग्जाम्पल होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जितनी भी डीकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है, यानी कि भाई अगर हम किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, डीकम्पोज करना चाहते हैं, तो उसमें हमने कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना। तो जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड स्टेट में होता है, अगर हम इसको हीट कर दें, हम इसे क्या करा दें, हीट दे दें, तो ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। तो जितनी भी हमारी डीकम्पोजिशन की रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने पता ही है कि फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। वे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट से H2O को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। जब ग्लूकोज बनता है और उसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, तो ग्लूकोज तो प्लांट अपने फूड के लिए अब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो एक एग्जांपल है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल इसका, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें तो वो भी क्या होगा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि 2H2O इक्वल टू हो जाएगा H2 प्लस O2 गैस में। यानी कि अगर हम H2O का वो करा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, तो वो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा। तो ये भी एक एंडोथर्मिक का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। थैंक यू।